नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे 1 अगस्त। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि भाई 1 अगस्त 2021 से हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाएगा। और इस पर्टिकुलर डे को क्यों सिलेक्ट किया गया है? क्योंकि ये सेकेंड एनिवर्सरी है ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ट्रिपल तलाक क्या था कि भाई एक मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो 3 बार एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो जाता था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल चुका था। ट्रिपल तलाक इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस 1986 में भी बोला था और शायरा बानो केस 2017 में भी बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रिपल तलाक वाली चीज थी वो इंडिया में खत्म नहीं हो रही थी। तो भारत सरकार को ये समझ में आया कि भाई एक लॉ इनैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये ट्रिपल तलाक वाली चीज खत्म हो सकती है। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2019 को एक लॉ इनैक्ट किया, जिसके थ्रू ये बोला गया कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, जिसमें जब किसी एक हस्बैंड का दिमाग घुमा, उसने 3 बार तलाक बोल दिया, अगर ऐसा वो करता है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। देखिए, दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए, कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? तो ये जो शायरा बानो केस का जजमेंट आया था अगस्त 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। उसी के बाद दिसंबर 2017 में केंद्र की सरकार ने बोला कि देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और हम एक नियम कानून पास कर रहे हैं। नियम कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल। अब जब इस मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा से तो ये पास हुआ, बट राज्यसभा में इसका बहुत अपोजिशन हुआ, ये 2017 में पास नहीं हो पाया। फाइनली इसको री इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें कुछ प्रोविजंस बदले गए, सबसे बातचीत की गई और जुलाई 2019 में लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास हुआ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के इसके ऊपर सिग्नेचर पड़े और अभी के लिए ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब अगर कोई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक करता है तो ये करने के लिए उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है। अच्छा, ट्रिपल तलाक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी में ये एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली पूरी दुनिया के मुस्लिम्स में एग्जिस्ट करता है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज को बैन कर चुकी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ऑलरेडी ट्रिपल तलाक को बैन कर चुकी हैं। ये जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है अंडर हनाफी इस्लामिक स्कूल ऑफ लॉ, वहां पे ट्रिपल तलाक का प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन अभी के लिए उसको बाय लॉ बैन कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को तलाक देना हो तो 3 बार तलाक बोल सकता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर एक वाइफ को अपने हस्बैंड को तलाक देना हो तो शरिया एक्ट 1937 के हिसाब से उसको जुडिशरी में जाके तलाक देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर 1986 में बोल दिया था, सरकार ने रिसेंटली 2019 में नियम कानून पास करके ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। जनरल स्टडीज पेपर 1 में वुमेन्स इश्यूज, जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो सुनिधि सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, देविका मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया है, सत्विक चंदन ने हमको ज्वाइन किया है, वर्षा पोरे ने हमको ज्वाइन किया है, अनु राठौर ने हमको ज्वाइन किया है, मयंक मृणाल ने हमको ज्वाइन किया है, अभिषेक कौशिक ने हमको ज्वाइन किया है, अनुराधना तिवारी ने हमको ज्वाइन किया है, फिर आदि मैस्त्रो 1989 ने हमको ज्वाइन किया है, ल्यूकस बैश्य ने हमको ज्वाइन किया है, पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने हमको ज्वाइन किया, मोस्ट प्रोबेबली राठौरी हैं पुष्पेंद्र सिंह, जी हाँ, पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने हमको ज्वाइन किया है, आराधना चौहान ने हमको ज्वाइन किया। आराधना चौहान का ये 2nd मंथ है एज अ मेंबर, सो वेलकम बैक आराधना। और डॉक्टर अवनीश त्रिपाठी ने हमको ज्वाइन किया। तो जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं उनको मैं स्पेशली थैंक्स कहता हूं, सो थैंक यू आराधना। बाकी डॉक्टर अवनीश, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, लुकाश बैश्य, आदि मैस्त्रो 1989, अनुराधना तिवारी, अभिषेक कौशिक, मयंक मृणाल, अनु राठौर, वर्षा पोरे, सत्विक चंदन, देविका मिश्रा, सुनिधि सिंह। आई वेलकम यू ऑल गाइस एंड गर्ल्स टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द कंसिस्टेंट सपोर्ट। आप ऐसे ज्वाइन करते रहिए, काफी मदद मिलती है इससे। चलिए लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरी न्यूज है ATL टिंकरप्रेन्योर बूट कैंप। ATL आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं भी आपको सब बताता हूँ। यहाँ पे टिंकरप्रेन्योर का कंसेप्ट क्या है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग,
इन्होंने 2 मंथ लंबा और फर्स्ट ऑफ इस काइंड डिजिटल स्किल्स एंड एन एक्सक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप ATL टिंकरप्रेन्योर, ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब्स कह लीजिए। तो ATL बेसिकली एक डिजिटल स्किल को डिस्प्ले करने वाला, एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करने वाला ATL टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप अभी कंडक्ट किया गया है पूरे कंट्री में। इसको हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था। ये जो ATL टिंकरप्रेन्योर है, 9,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 4,000 से ज्यादा गर्ल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, 32 स्टेट से, 298 डिस्ट्रिक्ट से पूरे देश की। 820 अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी, 50 प्लस लाइव एक्सपर्ट सीकर सेशंस हुए हैं यहाँ पे। टिंकरप्रेन्योर शब्द का मतलब क्या है, देखिए लिखा हुआ है, द नेम derived फ्रॉम द फ्रेज इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू टिंकर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर दिस समर। मतलब कि घर के कंफर्ट से बैठ के वो कुछ ऐसा ऑनलाइन काम कर सके या कुछ भी इनोवेटिव कर सके जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके। या थोड़ा, अब देखिए 10वीं क्लास का कक्षा का बच्चा उतना तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाएगा, बट फिर भी एक प्रकार का उसको एक पुश सा मिलेगा इस पर्टिकुलर बूट कैंप से कि हाँ भाई कुछ नया किया जाए, कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो इनोवेटिव माइंडसेट्स स्टूडेंट्स के अंदर इंजेक्ट किया जाए, उसके लिए बूट कैंप है, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो ये जो ATL टिंकरप्रेन्योर है, ये पार्टिसिपेंट्स को एनेबल करता है कि वो एक बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकें और एक एंड टू एंड स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकें, ताकि आगे आने वाले समय में अगर वो न्यू वेंचर बनाने के लिए जाएं तो उसमें थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाए। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने डिजिटल स्किल्स सीखी, एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, डिजिटल प्रोडक्ट के अराउंड उसका एक मार्केटिंग प्लान बनाया, फिर उसको ऑनलाइन कैसे बेचा जाएगा, ऑनलाइन स्टोर कैसा बनेगा इसकी बात की, बिजनेस फाइनेंस की बात की, और इसको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने रखा। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इस बात को एसेस करेंगे कि हाँ कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो छोटी उम्र से ही बच्चों के अंदर एक इनोवेटिवनेस की, एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, देखिए नॉर्मल अगर बच्चों का माइंडसेट क्या होता है कि भाई नौकरी पकड़नी है, आप लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज है तो एक नौकरी ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं है। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को यहाँ पे पुश देने की कोशिश की जा रही है। इसमें अटल इनोवेशन मिशन भी इन्वॉल्व है, नीति आयोग में इन्वॉल्व है। अटल इनोवेशन मिशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। इस अटल इनोवेशन मिशन में नए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज डेवलप की जाएंगी जो कि अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में इनोवेशन को फॉस्टर करेंगी। अलग अलग स्टेक होल्डर्स यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, इनोवेशन इकोसिस्टम को इंडिया में इंप्रूव कर सकें, ये टारगेट है इसका। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। अब तक अगर वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया हो तो डेफिनेटली दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बाकी अपने दोस्तों से करवा दीजिए जिसको इस प्रकार की न्यूज़ की जरूरत है। और देखिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएंगे। प्लस हर्षिद्विवेदी.com पे डेली बेसिस पे जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल लेक्चर्स सुन सकते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स भी वहाँ पे अपलोड होते हैं। तो होलिस्टिक तरीके से करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर्षिद्विवेदी.com पे भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, और साथ साथ वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू इट। नेक्स्ट बात करते हैं, पुलवामा अटैक मास्टरमाइंड किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इनकाउंटर। 2 जैश-ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स को यहाँ पे घेर के मारा है हमारी इंडियन आर्मी ने। इसमें से एक 2019 का पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व होने वाला एक आतंकवादी था। इस आतंकवादी के बारे में एक्चुअली में ऐसा बोला जाता है कि इसने एक्चुअली में इस पुलवामा अटैक की प्लानिंग की थी। ये जो इनकाउंटर हुआ है ये भाई इन द अपर रीचेस ऑफ द दासी गाम नेशनल पार्क इन कश्मीर वैली में हुआ है। इसमें 2 आतंकवादियों को मारा गया है। एक तो है मोहम्मद इस्माइल अलवी, इसको लंबू भी बोलते थे। ये यहाँ पे सबसे खतरनाक आतंकवादी था। ये वो आतंकवादी था जो कि बोला जाता है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फरवरी 2019 पुलवामा सुसाइड अटैक। पुलवामा सुसाइड अटैक के बारे में आपको याद होगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। 14 फरवरी 2019 में हमारे CRPF के जवानों का एक कॉन्वॉय जा रहा था और एक सुसाइड बॉन्डर कार में बैठ के आया, उसने कार भेड़ दिया कि इस कॉन्वॉय में, बम फट गया और यहाँ पे हमारे बहुत से जवान, लगभग 40 जवान हमारे यहाँ पे शहीद हो गए। एक आतंकवादी आदिल अहमद दार मर गया था, ये उसी कार में बैठा था। ये तो खैर मर नहीं आया था, सुसाइड बॉम्बर था ये, लेकिन हमारे 40 CRPF के जवान यहाँ पे शहीद हो गए थे।
तब से लेके आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो गए। अब पाकिस्तान कभी भी इस प्रकार के इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनली लेता नहीं है। जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पाकिस्तान ने बोल दिया हम तो कंडेम करते हैं इस प्रकार के इवेंट को, हमारा इससे लेना देना कोई है नहीं। बट ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान बैक एंड से जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देता है इस प्रकार के अटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। 2019 में इंडिया पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी इसकी वजह से हुआ था। हमारे जो फाइटर पायलट थे अभिनंदन, जो कि एयर स्ट्राइक्स कर रहे थे, वो भी वहां पे पाकिस्तान की तरफ गिर गए थे, बाद में लौटाए गए थे। ये सब इसी इवेंट के बाद ही हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद। ओके, तो ये जो लंबू नाम का इसमें आतंकवादी था ये बहुत खतरनाक था, मोहम्मद इस्माइल अलवी, इसको मार दिया गया है। साथ साथ जैश ए मोहम्मद, ये एक्चुअली में जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है अजहर मसूद, उसकी फैमिली का है। एक और आतंकवादी यहाँ पे मारा गया जिसका नाम है समीर दार, ये पुलवामा का ही एक लोकल है, कश्मीरी है। ओके, तो इनको पहले इनसर्कल किया गया, एक गन फाइट हुआ, ठीक है, एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ नामीबियन एंड मसार, जो कि दचिगान नेशनल पार्क के पार्ट है। ओके, लंबू के बारे में ये बोला जाता है कि जैश ए मोहम्मद के साथ इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान पाकिस्तान अलग अलग जगहों पे इसने ट्रेनिंग की थी। अब तक अगर आप देखोगे तो पुलवामा अटैक में जितने भी 19 एक्यूज्ड टेररिस्ट और सपोर्टर्स हैं, इसमें से कईयों को मारा जा चुका है। आदिल दार मर चुका है, मुदासिर खान, उमर फारूक कामरान, कारी यसीद, कारी यासिर, सज्जाद भट्टो, लंबू, कुछ और ऐसे 5 हैं जो भी गायब हैं। लंबू की बात की जाए तो ये A++ कैटेगराइज्ड टेररिस्ट था, मतलब काफी बड़ा टेररिस्ट था। ये पर्टिकुलर न्यूज जनरल स्टडीज पेपर 3 के रिस्पेक्ट में है, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट। हालांकि आतंकवादियों को तो हमारी फोर्सेस मारती ही रहती हैं, तो इतना एग्जाम में सीधे सीधे आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है वुमेन फार्मर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इस नई स्कीम का नाम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये जो स्कीम है ये सब कंपोनेंट है, मतलब दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंदर काम करेगी। जो DAYNRLM नाम की जो स्कीम है ना, जिसको आप दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बोलते हो, इसी के अंदर लॉन्च की गई, इसी के सब कंपोनेंट की तरह लॉन्च की गई महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अब देखिए, हमारे सरकार की एक स्ट्रैटेजी ये है कि मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जितना भी पैसा सरकार खत्म करेगी, उसमें से लगभग 30% एक्सपेंडिचर डायरेक्टली वुमेन को बेनिफिट करे, ऐसा भी सरकार करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे एक स्कीम तो यहाँ पे लॉन्च करी दी गई है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। याद रखिएगा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, दिस इज अ सब कंपोनेंट ऑफ DAYNRLM, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर आती है ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। 2011 से अगर आप देखो तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू NRLM को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो मतलब देखिए, सबसे पहले कौन सी स्कीम आई थी? सबसे पहले आई थी आपकी NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम क्या थी? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। काम क्या था इस स्कीम का? फॉर प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। बेसिक आइडिया क्या था? टू ऑर्गेनाइज द पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड मेक देम कैपेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये इसका आइडिया था। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। बजट इसका $5.1 बिलियन था। वर्ल्ड बैंक से भी इसको $1 बिलियन का उधार मिला था। तो ये तो 2011 में शुरू हुई, मतलब कांग्रेस सरकार के समय पे शुरू हुई थी। अब जब कांग्रेस सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार के साथ नाम भी बदलेगा। तो अब इसको NRLM नहीं बोला जाएगा, इसके आगे DAY जोड़ दिया जाएगा, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जोड़ दिया जाएगा, और अब बोला जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। ये नामकरण इसका कब हुआ? 25 सितंबर 2015 को, ठीक है। और अभी इसी DAYNRLM योजना के अंदर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू किया गया है, ठीक है। लगभग 30% एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर स्कीम्स का महिलाओं के बेनिफिट के लिए डायरेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम परियोजना का? टू एम्पावर वुमेन by making systematic investments to enhance their participation and create the sustainable livelihood for rural women। इसमें 60% खर्चा नॉर्मल स्टेट्स के लिए केंद्र की सरकार देगी और 90% खर्चा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए केंद्र की सरकार देगी, और बाकी राज्य की सरकारों की तरफ से आएगा। सरकार ने बहुत से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, स्कीम्स, रिफॉर्म्स, पॉलिसीज लॉन्च किए हैं फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, इंक्लूडिंग वुमेन फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए, बजटरी एलोकेशन बढ़ा के बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए हैं। जैसे ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स को स्टैब्लिश किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे बात हो रही कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार क्या रिफॉर्म लेके आई, तो बहुत प्रकार के रिफॉर्म लेके आई सरकार। ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट स्टैब्लिश किए गए हैं, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018,
फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इस प्रकार के बहुत सारे रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार लेके आई है। एक और रिफॉर्म अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो आप, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, गॉट इट, DAYNRLM के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। Important from the perspective of General Studies Paper 2 Government Policies and Interventions and General Studies Paper 1 Social Empowerment. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया चाइना 12th राउंड ऑफ मिलिट्री लेवल टॉक्स। इंडिया और चाइना ने 12वीं राउंड ऑफ हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स की हैं। एक्चुअली में ईस्टर्न लद्दाख में 14 महीने लंबा जो स्टैंड ऑफ चला है, उस स्टैंड ऑफ में देखिए वैसे तो ये 12वां राउंड चल रहा है, 11वें राउंड तक असल में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है। ये जो 12वें राउंड की टॉक्स हो रही है वो चाइना की साइड पे जाके मोल्दो में हो रही है। इससे पहले जो आपकी 11वीं राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी वो इंडियन साइड पे हुई थी चुशल बॉर्डर पॉइंट पे। पिछली टॉक्स 13 घंटे चली थी, कुछ उसमें खास निकला नहीं। 12वीं टॉक्स में ऐसा लग रहा है कि शायद गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पे हो, बट कुछ जो भी चाइनीज एटीट्यूड है लगता नहीं है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में ज्यादा कुछ यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे जयशंकर साहब ने भी क्लियर कट बोल दिया चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से कि भाई लद्दाख की सिचुएशन को रिजॉल्व करो, नहीं तो रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे। अभी रिश्ते अच्छे नहीं हो पाएंगे, धमकी तो तुम दे रहे हो, लेकिन इस धमकी के दम पे तुम क्या लोगे आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी ना तजिकिस्तान में, जो तजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में 14 जुलाई को, वहां पे आपके वांग यी जो कि चाइनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब बैठ के मिले थे। ओके, तो ये लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में, न्यूज आपको काम आएगी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं 2 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। देखिए ये 2 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की बात जाने कब से चल रही है। यहाँ पे आप इस फिगर को देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई सरकार ने 5.33 मिलियन मेट्रिक टन के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज बना रखे हैं अंडर फेज 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। एक है विशाखापट्टनम में 1.3 MMT का, एक है मैंगलोर में 1.5 MMT का, एक है पाडुर में 2.5 MMT का। अब इस 5.33 के अलावा 6.5 की और बनाने की बात हो रही है अंडर SPR फेज 2, जिसमें से एक चांदी खोल होगा उड़ीसा में 4 MMT का, एक पादुर में होगा 2.5 MMT का। अब ये चांदी खोल और पादुर में मिला के 6.5 MMT के SPR बनेंगे। ये बात आज की नहीं है, ये बात जाने कब से चल रही है, लेकिन इसको अभी अप्रूवल मिला है सरकार की तरफ से, इसलिए पर्टिकुलर चीज न्यूज में है। तो अगर ये 6.5 MMT SPR कैपेसिटी हमारी इंक्लूड हो जाती है तो हमारे पास 12 दिन की एक्स्ट्रा इंडिया की क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और जो टोटल हमारी रिजर्व कैपेसिटी है वो आप 5.33 में 6.5 जोड़ दो तो लगभग हो जाएगी 11.83 MMT। ओके, तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ दिन का इंडिया का क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। देखिए ये स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, जब 1990 का गल्फ वॉर हुआ था और इस गल्फ वॉर के दौरान US और इराक के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी, तो उस टाइम पे हुआ ये था कि ऑयल के दाम पूरी दुनिया भर में बढ़ गए थे और उस दाम बढ़ने के चलते इंडिया के पास ज्यादा पैसे थे नहीं उन दामों को खरीदने के लिए, उन ऑयल को खरीदने के लिए। तो हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। तो 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय भी इमीडिएटली हमने क्या किया? इमीडिएटली तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। 1998 में हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला कि यार कुछ ऑयल रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे ताकि इस प्रकार की कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो हम उसको हैंडल कर सकें। तो इसीलिए पादुर, विशाखापट्टनम और मैंगलोर में 5.33 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए गए अंडर फेज 1 ऑफ SPR स्कीम। और ये फेज 2 है जिसको अभी के लिए अप्रूव किया गया है, जिसमें चांदी कोल में 4 MMT और पादुर में 2.5 MMT। हालांकि अब तक इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बन जाने चाहिए, बन जाते तो कोरोना के समय पे जो तेल सस्ता था उसका हम इस्तेमाल करके अपने रिजर्व्स भर सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया। एक और बात, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं हमारे देश में, इनके पास 64.5 डेज का भी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे कौन है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज? तो भैया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई। तो इस प्रकार की कंपनीज के पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं। हमारी सरकार के पास भी SPR है 5.33 MMT के। अगर 6.5 MMT के हम जल्दी और बनवा लेते हैं तो मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती जहां पे हमारा चाइना पाकिस्तान के साथ वॉर छिड़ जाता है या इंटरनेशनल मार्केट्स में तेल की कीमत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय पे हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकाल के खर्च कर सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से न्यूज आपको काम आएगी। और अब बात करते हैं आज की आखिरी न्यूज। हंगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। देखिए दुनिया के 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले 3 महीनों में हंगर है ना वो बढ़ेगा। और इनमें से जो सबसे ज्यादा न्यूज में है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो इथोपिया रीजन में आपको पता है कि टिग्रे पीपल ने
लड़ाई छेड़ रखी है अबी अहमद के अगेंस्ट। तो ये जो इथोपिया का टिग्रे रीजन है, मान लीजिए ये इथोपिया है, तो बिल्कुल नॉर्दर्न में एरिट्रिया की बाउंड्री पे तिग्रे रीजन आता है। तो तिग्रे रीजन की बात कर लीजिए, साउदर्न मेडागास्कर की बात कर लीजिए, यमन में भी सऊदी अरेबिया बवाल मचा रहा है, आपको पता ही है, साउथ सूडान और नॉर्दर्न नाइजीरिया। ये कुछ ऐसे जगहें हैं सिलेक्टेड, ऐसी टोटल 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे हंगर बहुत बढ़ने वाला। हंगर मतलब वहां पे लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसने बोला? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ ने, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एक नई रिपोर्ट ने बोला। इस रिपोर्ट का नाम है हंगर हॉटस्पॉट्स। इस रिपोर्ट का यह बोलना है कि अगस्त और नवंबर के बीच में एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है इन इलाकों में, जो कि आगे डिटेरियोरेट हो सकती है। और सबसे बुरे हालात हैं आपके कहां पे? इथोपिया में। इथोपिया इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। और ये जो स्टारवेशन है, जो डेथ है इथोपिया में, ये लगभग 4,01,000 के फिगर को टच कर सकती है, जो कि 2011 के सोमालिया के फेमिन से भी खतरनाक है। फिर साउदर्न मेडागास्कर में भी हालत बहुत खराब है। पिछले 40 सालों का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा है साउदर्न मेडागास्कर में। 14,000 लोगों के पास एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, लोग मर रहे हैं बाय स्टारवेशन एंड डेथ, और 28,000 लोग इमीडिएट खतरे में आ सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ये जो स्केल और सीवियरिटी है एक्यूट हंगर की, ये बहुत ज्यादा है, ऐसा बोलना है एफएओ का और डब्ल्यूएफपी का। 41 मिलियन, 4 करोड़ 10 लाख लोग वर्ल्ड वाइड आर ऑन द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू फेमिन और फेमिन लाइक कंडीशंस। ये जो एफएओ और डब्ल्यूएफपी है, ये रोम इटली बेस्ड एजेंसीज हैं। अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस यहाँ पे जरूरी है इन 23 हॉटस्पॉट्स में चीजों को ठीक करने के लिए। ये हॉटस्पॉट्स अफगानिस्तान में है, अंगोला में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल साहिल, चाड, कोलंबिया, डीआरसी, इथोपिया, एल सल्वाडोर, होंडुरस, ग्वातेमाला, हैती, केनिया, लेबनन, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, म्यांमार, नाइजीरिया, सिएरा लियोने, लाइबेरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया और यमन, इन जगहों पे है। इन दो एजेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एफर्ट्स को लीड करती है हंगर हराने के लिए। हेडक्वार्टर से इसका इटली रोम में 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। गोल क्या है इसका? टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लीव एक्टिव हेल्दी लाइफ्स। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइफ्स को बचाता है, लाइफ्स को चेंज करता है, फूड असिस्टेंस देता है इमरजेंसीज में। रोम इटली में हेडक्वार्टर्स है, 1961 में बना था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिपोर्ट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर यूनिट आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स में इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।